22 जून को फिर भोपाल आ रहे हैं सिंधिया। जून में ही सिंधिया का दूसरा दौरा। जंबो कार्य समिति का भी पहला मंथन होगा। बढ़ती सक्रियता का क्या इशारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर फिर आ रहे हैं। 22 जून को वो एक बार फिर भोपाल आएंगे। 3 दिनों तक वो अलग अलग शहरों में भी जाएंगे। शिवपुरी, कोलारस और लुकवासा में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं गुना, अशोकनगर, मुंगावली, सिरोंज में भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पिछली बार 9 जून को वो 3 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर आए थे। सबसे पहले सिंधिया भोपाल आए। यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ उनका लंच था। फिर सीएम शिवराज से मिले थे। इसके बाद रात को डिनर मंत्री गोपाल भार्गव के यहाँ था। पिछली बार सिंधिया के दौरे से ठीक पहले जंबो कार्य समिति का ऐलान हो गया था, जिसमें सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। अपने दौरे के दौरान ग्वालियर में सिंधिया पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के घर भी मिलने गए थे। अब सवाल ये है कि इस बार भी क्या कोई बदलाव होने जा रहा है? श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं और प्रदेश की राजधानी आना या देश की राजधानी जाना इसके कोई मायने नहीं होते। वो तो निरंतरता बनी रहती है और वो पूर्व में भी आते रहे। पूर्व में भी सतत अपने संसदीय क्षेत्र में या अन्य जिलों में, जैसे भिंड हो, मुरैना हो या श्योपुर हो, गुना हो, इस तरह सभी जिलों में वो सदैव जाते रहे। उनकी सक्रियता सदैव बनी रही। वैसे देखा जाए तो इस बार सिंधिया के प्रस्तावित दौरे के दौरान ही जंबो कार्य समिति की पहली बैठक भी होने जा रही है। 22 जून को 3 दिवसीय दौरे पर सिंधिया एमपी आ रहे हैं, तो 24 जून को बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी होनी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं भी नजर नहीं आए। अब अचानक सिंधिया जी का मध्य प्रदेश का दौरा चालू हो गया। इसके पीछे कारण भाजपा की कार्य समिति में अपने लोगों को शामिल कराना और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में असंतोष की बघार चल रही है, निगम मंडल की नियुक्ति की बात चल रही है, तो कहीं न कहीं सिंधिया जी इस बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस दबाव की राजनीति कर, जिसमें वे माहिर हैं, कहीं न कहीं बड़ी संख्या में अपने लोगों को पद दिला सके, निगम मंडल में नियुक्ति दिला सके। वैसे सिंधिया जब भी आते हैं तो चर्चा में छाए रहते हैं। पिछली बार का ही जिक्र करें तो उनके आने के साथ ही निगम मंडल में नियुक्तियों के कयास लगाए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें भी लगी। बीजेपी के दिग्गजों से सिंधिया की मुलाकात को उनकी छवि से जोड़कर देखा गया। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली ये भी है कि पिछली बार सिंधिया के दौरे के बाद सीएम शिवराज दिल्ली रवाना हुए थे। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। एक बार फिर सिंधिया एमपी आ रहे हैं, लेकिन इस बार शिवराज के दिल्ली दौरे के बाद वो एमपी में होंगे। तो क्या माना जाए, सिंधिया की सक्रियता के पीछे कोई वजह है या फिर वो सिर्फ कार्यक्रमों में भाग लेने आ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सिंधिया और संदेश। अब सिंधिया चर्चा में इसलिए हैं कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। वो घड़ी सिंधिया जी के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके उन समर्थकों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण है जो ये सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे कि सिंधिया जी बीजेपी में आए हैं, तो उसी रौब-दाब और उसी मान सम्मान के साथ उनका बीजेपी में स्वागत और इस्तकबाल हुआ है, जिसके वो हकदार हैं, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं। और वो ये चाहते भी हैं कि जिस पार्टी में पहले सिंधिया जी और उनके समर्थक हुआ करते थे, उस पार्टी को भी ये संदेश जाए कि हमने जो चुना, जिस पार्टी को, बीजेपी को, हमने कोई गलती नहीं की। और देखिए आखिर वो सारी चीज़ें जिनके हकदार सिंधिया जी माने जाते हैं, वो सिंधिया जी को मिली। और अगर आप पिछला दौरा देखेंगे तो सिंधिया जी की बॉडी लैंग्वेज जो आपने अभी पैकेज में भी देखा, चाहे भूपेंद्र सिंह जी के घर जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठना हो, वी डी शर्मा जी के यहाँ भोजन हो, हर जगह सिंधिया जी की चमक वैसी ही थी जैसी अपने उस दौर में होती थी जब वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखे जाते थे। और उसी भीड़ भाड़ और शोर शराबे और लाव लश्कर के साथ वो मध्य प्रदेश आया करते थे। कुछ नेता मान ही लिया जाता है उनके साथ कि ये चीज़ें जुड़ेंगी। सिंधिया जी के बारे में कभी उनके समर्थक, उनके प्रशंसक और शायद उनके आलोचक भी ये नहीं मान सकते हैं कि सिंधिया जी
बहुत चुपचाप और एकांत की राजनीति करने वाले नेता रहेंगे, कि वो सिर्फ एक गाड़ी के काफिले के साथ अकेले उतरेंगे और कोई नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, नारेबाजी नहीं होगी। नहीं, सिंधिया जी के साथ ऐसा नहीं। अब सिंधिया जी फिर आ रहे हैं और ये ऑल सेट है कि 25-26 के आसपास विस्तार कैबिनेट का हो सकता है। हालांकि दिल्ली से खबरें अब बहुत छन छन के आती हैं और अंतिम समय तक कयास लगाना कठिन होता है, और राजनीति में कयास लगाना वैसे भी कठिन है। लेकिन फिर भी ये माने कि ये महीना केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी उनको एक पद नवाज सकता है। आज एक बार फिर इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता पार्टी के लिए, बहुत स्वागत करता हूँ। सैयद जाफर साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, युवा नेता, खुलकर बोलते हैं, मन की बातें बोलते हैं, छिपाते नहीं हैं। उनको उकसा नहीं रहा हूँ मैं, मेरे उकसावे में वो आएंगे भी नहीं। लेकिन मन की बातें कहने वाले लोग कांग्रेस में ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन वो कुछ ऐसी मन की बातें कहते हैं जो कांग्रेस के लिए भी भले की हैं, और ये ऐसे ही लोगों की कांग्रेस को ज़रूरत भी है। सुशील जी, पहली टिप्पणी आपकी। सिंधिया जी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, उत्साह, जोश, खरोश, और अब फिर मध्य प्रदेश आना, फिर मेल मुलाकात करना, अपने क्षेत्र के दौरे। किस तरह आप देखते हैं कि सिंधिया आए, सिंधिया ने देखा और सिंधिया छा गए? ये देखिए शरद जी, क्या है, जब 2020 में सत्ता बदली थी सिंधिया जी के कारण और बीजेपी सत्ता में आई थी, उसके बाद से आप देखिए कि सिंधिया जी के कुछ समर्थकों को तो बहुत कुछ मिल गया था, लेकिन जो संगठन में जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो लंबे समय का इंतजार चल रहा था। और सिंधिया जी जो अब कार्यकारिणी घोषित हुई बीजेपी की, उसमें भी अपने समर्थकों को शामिल करवाने में सफल रहे। क्योंकि ये जरूर अंदर खाने ये चर्चा चल रही थी कि जब लगातार संगठन में कांग्रेस बीजेपी ये सिंधिया के समर्थकों को एडजस्ट नहीं किया जा रहा था, तो कांग्रेस ही एक्टिव हो गए थे और कुछ सिंधिया समर्थकों के पास इनके फ़ोन भी गए थे कि आपकी उपेक्षा, आपको क्या मिला, सिंधिया को तो जो मिलना है मिल जाएगा। इसीलिए आप देखिए सिंधिया जी बहुत एक्टिव हुए थे और उनके आने के पहले यहाँ पर सारी जमावट कर चुके थे वो, और यहाँ पे कार्यकारिणी घोषित हो गई, उसके बाद आए। तो ये एक जो पॉजिटिव संकेत दिल्ली हाईकमान ने दिया है, मध्य प्रदेश बीजेपी ने उनको दिया है, उससे अब बाकी जो समर्थक जो रह गए हैं उनको भी एडजस्ट होने की संभावना है। इसलिए आप देखिए सिंधिया की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदली हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अगर बीजेपी की कार्यकारिणी की बात करें तो उसमें भी सिंधिया जी के साथ चलने वाले लोगों की संख्या खासी मानी जा रही है, और ये बता भी रहा है कि बीजेपी कमिटमेंट की पक्की पार्टी के तौर पर उभर के सामने आना भी चाहती है कि हमने जो वायदा किया है वो करके दिखाया है। सुरेंद्र शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। निश्चित तौर पर मुस्कुराहट के पीछे अपने मायने होते हैं, सकारात्मक मायने होते हैं। मैं यहाँ किसी नकारात्मक संदर्भ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बीजेपी जैसी पार्टी जिसका एक अनुशासन का कवच है, वही साध सकती है कि ठीक है साहब, हम इंतज़ार कर लेंगे, पहले मेहमान के लिए थाली सजेगी, मेहमान की आओ भगत होगी, हम लोग तो सब घराती हैं, घर के लोग हैं, फिर इंतजार कर लेंगे, एक चुनाव और ठहर जाएंगे। सुरेंद्र जी, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक ऊर्जा से भरपूर युवा नेता है, वह भारतीय वरिष्ठ नेता है, और उनकी सक्रियता कोई आज का विषय नहीं है। वह पहले भी, कल भी, आज भी और कल भी उनकी सक्रियता में लगातार देखता हूँ। उस क्षेत्र से आता हूँ, लोगों के बीच में संवाद करना, उनसे मिलना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी विशेषता है। वह कहीं भी रहे, अभी चूंकि कोरोना काल से इस कारण से लंबे समय तक आना जाना नहीं था। वह आपने अगर उनका प्रोग्राम देखा होगा तो 22 तारीख का प्रोग्राम है, वह दुखवासा जा रहे हैं, वह बदरबाद जा रहे हैं, वह कोलारस जा रहे हैं, वह उन परिवारों में मिलने जा रहे हैं जहाँ कोविड काल में कुछ लोगों का देहांत हुआ है, वह लोगों का दुख दर्द बांटने जा रहे हैं। अब इसमें अगर कुछ उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाए तो कोई कह नहीं सकता। जो 22 तारीख को प्रदेश कार्य समिति बैठक 24 तारीख को, तो उसमें भी वे शामिल होंगे। सिंधिया जी कुछ लेने नहीं आ रहे हैं, सिंधिया जी ने दिया है, और उनकी देने के कारण ही आज हम सत्ता में से कहने में कोई संकोच नहीं है। वह कोई जो कांग्रेस के लोग जो कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, कैलाश विजयवर्गीय भोपाल आए तो कांग्रेस के पेट में दर्द, प्रहलाद पटेल भोपाल आए तो कांग्रेस के पेट में दर्द, और कोई आए तो कांग्रेस के पेट में दर्द। अरे कांग्रेस के नेता ट्विटर और टीवी से बाहर नहीं निकल रहे, भाजपा के नेता अगर आकर एक दूसरे से मिल रहे हैं, दुख दर्द बांट रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, संबंधों का विस्तार कर रहे हैं, तो किसी के पेट में दर्द क्या होना चाहिए? जी चलिए, मैं अपने लोगों को बता रहे हैं, और ये शायद तो कल भी आए और आगे भी आते रहेंगे। जाफर साहब, ये पेट में दर्द वाली जो बात है, इससे बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उससे ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत, तो पेट में दर्द तो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, उसकी औषधि और उपचार भी है, ठीक भी हो सकता है, और पेट ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा, और इसके लिए शुभकामनाएं कांग्रेस को। जी
जाफर साहब, ये पेट दर्द नहीं है, ये इनकी समझने का फर्क है। अगर ये इतने संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं सिंधिया जी की, तो कौन से मुद्दों को लेकर उनने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, किस मुद्दे को लेकर उनने कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत की थी, किन जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर उन्होंने सड़क पे आने की बात की थी, उन 1.5 सालों में उसका क्या हुआ? कहां है हमारे वो अतिथि विद्वान जिनके लिए वो सड़क पर आने वाले थे, उनको अभी तक आप मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। नौकरी तो बहुत दूर की बात, उनको आप नियमित तो बहुत दूर की बात। कहां गए हमारे स्कूल के अतिथि शिक्षकों जिनको आपने वादा किया कि जिनके लिए हम सड़क पे जाएंगे? कहां है हमारे वो संविदा कर्मचारी जिनको आपने नियमित करने की बात की? कहां गए आपने और हमने बैठकर, चुनाव अभियान समिति के वो अध्यक्ष थे, मैं उस कमेटी का मेंबर था, हमने बैठकर जो एजेंडे बनाए थे, हमने बैठ के जो कमलनाथ जी ने वचन पत्र बनाया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ की। सिंधिया जी ने खुद अपने हाथों से ग्वालियर, चंबल और मालवा संभाग में प्रमाण पत्र बांटे। 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ। क्या 5 लाख लोगों का कर्जा माफ करने का जो शेष है उस पर कोई पहल हुई? इस बात का दर्द है, इस बात की तकलीफ है। आप आइए, आप जाइए, आपका राजनीतिक कार्यक्रम है, आपका पारिवारिक कार्यक्रम है, हमें तो बहुत बधाई हुई कि आप पवैया जी के दुख में शामिल हुए। ये वही पवैया जी हैं जिन्हें लगातार दुख दिया सिंधिया जी को। रानी लक्ष्मीबाई जी की आज जयंती है। आज रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में किस प्रकार से शिवराज सिंह जी ने भाषण दिए, किस प्रकार से पवैया जी ने कहा, तो हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं। हम इस बात की तकलीफ जरूर उठाएंगे जो कांग्रेस पार्टी ने जनता से जुड़े हुए काम किए थे, जिसका आपने विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो हमें अभी तक नहीं दिख पा रहे हैं। जिस दिन वो दिख जाएंगे उस दिन वो तकलीफ हमारी बंद हो जाएगी। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को गांधी परिवार के अलावा कुछ याद नहीं रहता। आज महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है और इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, माफी चाहता हूं कि महारानी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप ये स्वीकार तो कर रहे हैं ना जो रानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि चलिए, में सहमत हुआ जा सकता है। जी, सिंधिया घराने को देशद्रोही कहते थे, ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना। चलिए, उसके लिए धन्यवाद। जी सुरेंद्र जी, जी सुरेंद्र जी, आप अपनी बात कह लीजिए। नेताओं को सपने में भी सिंधिया जी नजर आते हैं आजकल। उनको पहले जो मान सम्मान देना था, जो मुद्दे उठाए वो सही है, लेकिन क्या मेरे मित्र ये भूल गए कि पिछले 1 साल में देश कोरोना का सामना कर रहा है। ये इसकी सुरक्षा पहले है या मुद्दे पहले? सारे मुद्दे हल होंगे। और सिंधिया जी ने एक एक बात जो कही उसके लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार से बात आप क्या बात करते थे? आप क्या तो उनका समान सम्मान नहीं मिलता था? आपकी सरकार ने जिस प्रमाण पत्र की आप बात कर रहे हैं, झूठे प्रमाण पत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बंटवा दिए, बैंक को पैसे नहीं दिए, उससे उनका अपमान हुआ। और उन्होंने कमलनाथ जी संवाद करने की कोशिश की, तो आपके कमलनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। उतर जाओ। आपके यहाँ ना कोई मिलता था, ना कोई बोलता था। एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल कांग्रेस की तरफ ले जाता हूं। जाफर साहब, अब क्या वो दर्द कह लें, वो पीड़ा कह लें, उभरना पड़ता ही है। यही जीवन है, यही प्रकृति का नियम है। आप पूरी तरह से उभर चुके हैं। अब जो झटका था सिंधिया जी के जाने का और सिंधिया जी के साथ सरकार के जाने का, और इससे सबक भी आपने सीखे होंगे, वो भले ही इस मंच पर ना कहा जाए। अब ये भी बड़ा एक प्रकृति का एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक विचित्र सी अजीब सी बात है, लेकिन कमलनाथ जी को राजस्थान में समायोजन की जिम्मेदारी दी गई है। शायद मध्य प्रदेश में उनके अनुभव को पार्टी ने महसूस किया हो कि ये बड़ा अनुभव है। तो ये अच्छी बातें हैं कि कांग्रेस इनसे सीखे, सबक ले और आगे बढ़े। लेकिन ये सही बात है कि आपको वापसी करना होगी, और वापसी करने के लिए आपको अपनी उन तमाम कमजोरियों से उबरना होगा जिनको लेकर आज आप बीजेपी ही नहीं, जनता के सामने और राजनीतिक समीक्षकों के सामने भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कटघरे में खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में आप जरूर खड़े हैं। कांग्रेस खड़ी है। जी देखिए, मैं इस बात के बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कुछ ना कुछ गलतियां, कमियां हमारे से, पार्टी से, सरकार से जरूर हुई थी, जिसकी वजह से सरकार गई। लेकिन ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या सिंधिया जी को सम्मान की बात भाजपा भी कर रही थी, तो क्या जब वो जवानी के दिन में शुरुआती दौर में आए, पिताजी के देहांत के बाद, उनकी कोई पहचान थी क्या?
उनकी कोई पहचान नहीं थी। उनकी उस वक्त सिर्फ ये पहचान थी कि ये माधवराव सिंधिया जी के बेटे हैं। उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया। अब आप चुनाव हार गए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी दोषी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। जो हमारा अलाकामान है, उस अलाकामान के टीम में आप बाजू में बैठकर रणनीति बनाते हैं, ये सारे लोगों ने देखा। आप अभी कमलनाथ जी के राजस्थान जाने की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं फिर दोहराना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति के चुनाव हार जाने से वो नेता खत्म नहीं होता। किसी व्यक्ति के चुनाव जीत जाने से वो नेता नहीं बन सकता। ठीक है, कुछ चूक हुई होगी, कोई कमी रही होगी, लेकिन 40 साल से अधिक का जीवन कमलनाथ जी ने इस प्रदेश को दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने कई बार स्टोरी की कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमलनाथ जी ने देश का प्रतिनिधि किया। कांग्रेस पार्टी के असम, गुजरात, दिल्ली जैसे प्रदेशों में, पंजाब जैसे प्रदेशों में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2018 में मध्य प्रदेश में जब लोग नाम ही नहीं लेते थे, जोर से बाहर रखते थे, उस वक्त उन्होंने सारे राजनीतिक नेताओं को समावेश करते हुए और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई। तो मुझे लगता है कि किसी एक गलती को या एक कमी की वजह से हम उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर बचत ये चुनौती है, ये चुनौती कांग्रेस के सामने है कि आप 2023 में जाएं तो एक बेहतर प्रदर्शन का दावा अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए एक टेस्टिंग बैटल भी है कि मैं आऊँगा सुरेंद्र जी आपकी तरफ, पहले एक बार सुशील जी की भी रिएक्शन ले लूं कि कांग्रेस क्या ये करके दिखा पाती है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में चाहे अजय सिंह हो, चाहे मैं अरुण यादव जी की बात करूं, तमाम वो नेता जो अब सिंधिया जी के जाने के बाद भी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक मत भिन्नता तो ना कहें तो भी एक छिटकाव, अलगाव जैसा प्रतीत होता है, वो सब किस तरह से इस लड़ाई को लड़ते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए 2023 मुझे लगता है 2018 से अधिक अग्नि परीक्षा वाला साबित होगा। सुशील जी इस पर एक टिप्पणी। देखिए शरद जी, पहली बात तो यह कि कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस से एक बड़ा धड़ा अलग हो गया सिंधिया के साथ। उसके बावजूद भी खटपट, अनबन, मतभिन्नता बनी हुई है और उन्हीं लीडरों के बीच बहुत सीमित, अब कांग्रेस में जो है बड़े लीडरों की संख्या कम हो गई है। उसके बावजूद यदि मतभिन्नता बनी हुई है, उपेक्षा बनी हुई है, महत्वाकांक्षा को महत्व नहीं मिल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि कमलनाथ जी इस मामले में फेल साबित हो रहे हैं। अब जबकि आपके पास अजय सिंह, अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी चुनिंदा नेता ही हैं, तो इनके बीच में तो आपको एक 40 साल के अनुभव के आधार पर इनके बीच में एकता स्थापित करना चाहिए और कांग्रेस को मजबूती के साथ बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि देखिए 2018 के चुनाव परिणाम में एक बात तो सिद्ध हुई है कि कांग्रेस का जो वोट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। 8 से 9% की ग्रोथ अगर 2018 के चुनाव में जनता ने दी तो इसका मतलब है जनता ने कांग्रेस को पसंद किया था। तो अब आप कम से कम उस पसंद के आधार पे कांग्रेस में कुछ तो करिए, कम से कम एकता तो बनाए रखिए, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कीजिए। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर कांग्रेस एक्टिव है, बाकी जमीन पर कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आती। और जब तक जमीन की लड़ाई नहीं लड़ेगी, दमोह में आप दमोह में कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया। दमोह में कांग्रेस कैंडिडेट से ज़्यादा प्रचारित ये किया गया कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता वर्सेस बीजेपी करने की जो कोशिश की गई तो उसका फायदा कांग्रेस को हुआ। लेकिन ये हर जगह करने के लिए कांग्रेस को एकता दिखानी होगी। अजय सिंह कुछ और बयान दे रहे हैं, कमलनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं, अरुण यादव भी अगर कमलनाथ किसी को शामिल कर रहे हैं पार्टी में तो अरुण यादव ट्वीट कर रहे हैं। तो ऐसे जो है एकता नहीं दिखेगी, और एकता नहीं होगी तो जनता बहुत जल्दी आपसे दूर भी चली जाएगी। एक चुनौती जो कांग्रेस की ओर दिखती है, वो खुद कई बार कहते हैं कि जो आपका प्लस होता है वही आपकी चुनौती बन जाता है। कमलनाथ जी की वरिष्ठता और इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र की जो उनकी छवि नेहरू गांधी परिवार से लेकर समूची कांग्रेस में है, वही मध्य प्रदेश में चुनौती है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर मोतीलाल वोरा जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जैसा कोई वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में होता तो वो ये कहता कि सैयद जाफर साहब की भी सुन लो, ये लड़का कहता ठीक है। या फिर ये भी कहा जाता कि साहब अजय सिंह जी को बुला लीजिए, एक बार सुन लीजिए, मैं आपसे ज़्यादा अनुभवी हूँ, ज़्यादा वरिष्ठ हूँ, कमलनाथ जी मेरी बात मान लीजिए। होता यह है कि कमलनाथ जी जो कह देते हैं उसको अबाउट टर्न मान के फौज की तरह कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या उनके नीचे के जितने भी नेता हैं, वो सब उसको मानकर लेफ्ट राइट करना शुरू कर देते हैं, भले ये लेफ्ट राइट दिशाहीनता की तरफ क्यों ना बढ़े। एक बड़ी चुनौती जरूर है।
मैं देखता हूँ आज एक इसी पर जाफर साहब की जल्दी से टिप्पणी ले लेता हूं, फिर मैं सुरेंद्र जी की तरफ चलूंगा। जी सैयद जाफर साहब। इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये कि देखिए, जहां राजनीतिक दल, मैं फिर बार बार कहता हूं कि राजनीतिक दल चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वहां पर सुझावों पर और विचारों पर अंतर आता है। जिस दिन विचारों पर अंतर आता रहेगा, इसका मतलब यह है कि संगठन जिंदा है। लेकिन जिस दिन विचारधाराओं पर सवाल खड़े होने लगते हैं, उस दिन जरूर इस बात पर चिंता करनी चाहिए सभी राजनीतिक दल को कि ये क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में कोई विचारधारा वाले लोग ऐसे नहीं है कि जो विचारधारा के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं। सुझाव और विचारों में जरूर भिन्नता हो सकती है, लेकिन आपको याद होगा, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, कि आपको याद होगा मैंने कई बार आपके मंच पे कहा है कि जो 25 से 30 विधानसभाओं पर सिंधिया जी समेत जो गांधीवादी लोगों को गोडसे वाली विचारधारा के साथ समन्वित किया गया है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे चल के खतरनाक साबित होगा, कांग्रेस के लिए नहीं। जी ये वक्त बताएगा कि आपकी बात कितनी सत्यता के नज़दीक है, लेकिन दोनों पार्टियों को एक दूसरे पर निगाह रखनी चाहिए और एक दूसरे पर करीबी और क्लोज वॉच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सुरेंद्र जी अगर फ़ोन पर हमारे साथ जुड़े हों तो मैं उनका रिएक्शन ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, आपने सुनी बात, उनको फ़ोन पर जोड़ने का प्रयास मैं करूंगा कि टीम से आग्रह करूंगा इसमें शीघ्रता करें। जी बोलिए सुरेंद्र जी। देखिए शरद जी, मैं जाफर भाई की बात को सुन रहा था। कांग्रेस में मत भिन्नता है, विचारों में भिन्नता है, ये एक अलग विषय है। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की जो सरकार गई, आज इनको सिंधिया जी की सक्रियता से कांग्रेस को कष्ट हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कहाँ हैं? वो ट्विटर और टीवी पर। जो सक्रियता सिंधिया जी को कमलनाथ की क्यों नहीं हो सकती? कमलनाथ जी के बंगले से दिग्विजय सिंह जी का बंगला कितनी दूरी पर है? मुश्किल से 1 किलोमीटर। कमलनाथ जी के बंगले से राहुल भैया का बंगला कितनी दूरी पर है? मुश्किल से 4 किलोमीटर। लेकिन कमलनाथ जी न किसी से जाते, न किसी से मिलते, न संवाद करते। अपनी गलती के लिए दोष देना, अपना एक कहावत है कि छलनी में दूध लगाया तो कर्मों को दोष क्यों देना? ये दोष आपके कर्मों का है, आप दूसरों पर दोष डाल रहे हैं। सिंधिया जी कम से कम भाजपा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, उनके सुख दुख की बात कर रहे हैं। ये उनकी सक्रियता है, उनका उत्साह है, उनके आने से लोगों के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इसमें कांग्रेस को कष्ट क्यों होना चाहिए? कांग्रेस अपनी गलतियों को देखे, सुरेंद्र जी, लेकिन ये जो आपका अच्छा रहेगा एलिगेशन है सुरेंद्र जी, मैं उसको खारिज बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आरोप कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने 2018 के पहले भी लगाया था कि हमें वातानुकूलित कक्षों से निकलना होगा। मैं नाम भी लेता हूं, सज्जन सिंह वर्मा जी का कहना था। ये बात आपकी सही हो सकती है या ये आरोप सत्यता के नज़दीक हो सकता है, लेकिन जैसा सुशील जी भी कह रहे थे, इसके बाद 2018 में कांग्रेस का मत प्रतिशत भी बढ़ता है और बीजेपी की तुलना में बहुमत हासिल न करने के बाद भी वो सबसे बड़ी पार्टी होती है। तो रेट्रोस्पेक्शन आपकी तरफ भी है सर, आत्मनिरीक्षण आपको भी करना होगा। सुरेश जी, सुरेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, सवाल आपसे ही था। जी, निश्चित तौर पर जब हम चुनाव हारे तो हमको ध्यान में आया कि हम इतने 50,000 वोट ज्यादा लेकर भी चुनाव क्यों हारे। तो सत्यता उसमें यह थी कि कांग्रेस ने जो भ्रमजाल फैलाया था, जो धोखा जनता को दिया था कि हम 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, भोले वाले किसान, भोली वाली जनता, इनके भोले वाले बातों में आ गए। एक बात। दूसरी बात, ग्वालियर चंबल संभाग ने जो व्यापक समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया था, उससे कारण इनकी सरकार बनी। और जब उनके विधायकों को लगा कि हमको वो मान सम्मान महत्व नहीं मिल रहा है, आप सोचिए ना, सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस के वोट कहाँ गए? वो जो वोट सिंधिया जी के नाम पर मिले थे वो तो माइनस में गए। किसान जो धोखे में था, उसको धोखे का इनका वंडाफोड़ हो गया कि नहीं, ये झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, वो किसान अपोर्ट नहीं करेगा। और आने वाले समय 2023 तो क्या 2033 तक भी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आने की कोई संभावना अब मुझे दिखाई नहीं देती। हाँ, लेकिन आप ये विश जरूर करिए कि कांग्रेस अपनी ताकत को बढ़ाती रहे, क्योंकि अखाड़े में अगर कमज़ोर पहलवान होता है सुरेंद्र जी, तो जीतने वाले पहलवान की ताकत भी कम होती चली जाती है। तो टक्कर जो है वो 19 और 21 की हो तभी मज़ा आता है, और 20 और 21 की हो तब तो सोने पर सुहागा है। और ये शुभकामना दोनों ही पार्टियों के लिए है, और यही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी चुनौती ये है कि सुरेंद्र शर्मा जी जैसे 24 कैरेट जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो अनुशासन के सांचे में ढले हैं, सुनना बीजेपी को उनको भी पड़ेगा। क्योंकि जीत की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इतनी चतुराई से आपके इर्द गिर्द एक माया भ्रम जाल भी रच देती है कि आप जब तक सफल होते हैं तब तक आपको अपनी कई कमजोरियों के बारे में मालूम नहीं पड़ता है। कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ। बीजेपी को इसको भी समझना होगा कि 40 साल तक पूरे देश में
और अनेक राज्यों में शासन करने वाली पार्टी के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग, अचानक क्या गलत हो गया? अचानक कुछ नहीं होता सर, ये बरसों लगते हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, ये हो जाता है। तो ये कुछ गलत निर्णय जो हैं वो बहुत परेशान करते हैं, लेकिन हमारी शुभकामना है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, कि गलती से बचिए और लोकतंत्र में रोमांचकारी मुकाबले के साथ उतरिए और जनता के हित में एक बेहतरीन राजनीति का मॉडल भी बनिए। बहुत धन्यवाद जाफर साहब, धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद सुशील जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।